हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अश्विन साइंस वर्ल्ड। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में पढ़ लिया था। तो उसमें हमने ये जाना था कि हेरिडिटी होता क्या है। जैसे कि हमने सबसे पहले हेरिडिटी पढ़ा कि हेरिडिटी का मतलब हमने वहां पे जाना था कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इसका मतलब जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से बच्चे में, तो उसे क्या बोला जाता है, हेरिडिटी। और हमने ये भी बोला था कि इस कैरेक्टर को लेके कौन जाता है, तो वो होते हैं जीन्स। और ये जीन जो होते हैं वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही बोला जाता है जीन। और हमने ये भी पढ़ा था कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर होता है और क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, और आपको पता ही है कि न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर होता है। इवन हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी जो है सबसे पहले इसके ऊपर काम किसने किया, तो हमने बोला था ग्रेगर मेंडल। तो इन्हीं को हमने बोला था फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही वाज कंसिडर्ड एज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये भी हमने पढ़ा था। और एट द सेम टाइम जो अदर साइंटिस्ट जिन्होंने इस जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था उनको हमने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ लिया था। मतलब ईयर वाइज जो है हमने एक फ्लो चार्ट वहां पे बनाया था और उनका काम भी जो है वहां पे लिख दिया था। और इस हेरिडिटी की स्टडी करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। कहाँ पे, तो साइंस ऑफ हेरिडिटी के यूजफुलनेस हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। तो बेटा आज क्या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। तो आज हमें ये पूरा पैराग्राफ और इसके नीचे भी एक पैराग्राफ जो आपके बुक में दिया है इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन ये एक प्रोसेस है जिसमें आरएनए जो है डीएनए से बनाया जाता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम जो है इस आज के क्लास में डिटेल में पढ़ने वाला है। वही आपको ट्रांसक्रिप्शन किसी ने अगर पूछा तो आपको तुरंत पता आना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और वही अगर आपको ट्रांसलेशन का किसी ने मीनिंग पूछा तो आप बताओगे कि ट्रांसलेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब इस आरएनए से जो है प्रोटीन बनाया जाता है। लेकिन ये आरएनए कहां से बनता है, तो डीएनए से। और उसके बाद और एक आपको वर्ड यहाँ पे दिया, एक टर्म है ये ट्रांसलोकेशन। और इसके नाम में जो लोकेशन, इसका मतलब क्या है, ये चेंज हो रहा है, मतलब ये मूवमेंट हो रहा है। और ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ओवर एमआरएनए। इसका मतलब जो है कि इस एमआरएनए में जो भी मैसेज लाया जाता है, बेटा एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, इसका काम होता है मैसेज को लाना। और इस मैसेज को पढ़ने का काम जो है ये राइबोसोम करवाता है। ठीक है। और वो कैसे कैसे जो इस मैसेज को ओपन किया जाता है आज के लेक्चर में हम ये पूरा जो है पढ़ने वाले हैं। तो आपके बुक में सबसे पहले जो है लाइन दी है, तो उस लाइन को उन्होंने क्यों दिया है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन याद रहने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया। तो बेटा हमने ये पढ़ा था कि डीएनए ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसका मतलब इस डीएनए में ही पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह से उस सेल का स्ट्रक्चर बनना चाहिए और किस तरह से उस सेल का फंक्शन जो है कंट्रोल किया जाता है। जो है ये डीएनए में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। लेकिन याद ये रखना है कि डीएनए उस सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, तो वो जो है आरएनए की हेल्प लेता है। तो इसका मतलब ये है कि इस डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है
तो उसकी कॉपी बनाई जाती है। इसका मतलब वो जो डीएनए में जो कुछ इंफॉर्मेशन है उसका एक मैसेज बनाया जाता है, मतलब डीएनए की एक कॉपी एमआरएनए के फॉर्म में बनाई जाती है। मतलब इस एमआरएनए में क्या होता है, इस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसको मैसेज के तौर पर लाया जाता है, बराबर। तो किसमें, इस एमआरएनए में। यहाँ पे मैंने सिर्फ आरएनए लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे एमआरएनए जो है बोल सकते हो। ठीक है बेटा। अभी ये जो एमआरएनए न्यूक्लियस में था, इसका मतलब डीएनए भी आपको पता है कि डीएनए इस न्यूक्लियस में होता है, बराबर। और ये डीएनए जो न्यूक्लियस में है, इसमें जो इंफॉर्मेशन, जो कुछ उस सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में है, वो अभी क्या की जाती है, आगे भेजी जाती है एमआरएनए के फॉर्म में। इसका मतलब डीएनए एक बॉस की तरह काम करता है। इसका मतलब ये एक इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। इसका काम है इंस्ट्रक्शन देना, और ये इंस्ट्रक्शन जो है किस फॉर्म में देता है, तो मैसेज बना के, मतलब एमआरएनए बना के। और फिर ये एमआरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। मतलब यहाँ पे सपोज एमआरएनए बना तो वो बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ये एमआरएनए आने के बाद इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इसको अभी जो है रीड किया जाता है, मतलब डिकोड किया जाता है कि किस तरह का प्रोटीन बनना चाहिए। और ये जो प्रोटीन बनता है फिर ये काम क्या करता है, तो ये पूरा उस सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है, और इसी के बेसिस पर जो है हमारी बॉडी में पूरे प्रोसेस जो है कंट्रोल किए जाते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ सेल के बारे में बताया, लेकिन पूरे बॉडी में अगर देखा जाए तो इसी बेसिस के ऊपर जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर कंट्रोल किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे ये लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ गया, तो इस बेसिस पे आपको इसको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो उसको आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से ये सेंटेंस का मीनिंग जो है समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि डीएनए जो है वो डायरेक्टली कभी सेल के फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो किसकी हेल्प लेता है, तो आरएनए की। और इस आरएनए बनने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, बराबर। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन, जो हम आगे पढ़ने वाला है। तो यहाँ पे पहले ये जो लिखा है उसको कवर कर देते हैं। तो बेटा आरएनए, इसमें जो इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, कि प्रोटीन किस तरह का बनना चाहिए, तो वो बनाया जाता है। और ये प्रोटीन जो है फिर डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है, और इसी के बेसिस पे हमने क्या बोला कि बॉडी में पूरे फंक्शन कंट्रोल किए जाते हैं। अभी नेक्स्ट जो है, थोड़ा आपके बुक में एक टर्म दी है सेंट्रल डोग्मा, और इसको समझना है तो आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा, और ये काफी इजी है। तो डीएनए हमने क्या बोला था कि इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह का प्रोटीन जो है बनना चाहिए, लेकिन हमने बोला कि ये डीएनए जो है वो डायरेक्टली सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल नहीं करता है, तो वो हेल्प लेता है किसकी, तो आरएनए की। मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन छुपी है उसको वो क्या करता है, मैसेज के तौर पर आगे ट्रांसफर करता है, मतलब एमआरएनए बनाता है। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शन, जिसका मतलब हमने बोला कि आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम द डीएनए। इसका मतलब सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अभी ये एमआरएनए जिसमें इंफॉर्मेशन लाई गई है, मतलब मैसेज के तौर पर, अभी ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और ये क्यों जा रहा है, क्योंकि इसने अभी जो इंफॉर्मेशन लाई है उसके अकॉर्डिंग अभी क्या बनना चाहिए, तो प्रोटीन बनना चाहिए। और इस प्रोटीन का काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन डायरेक्टली जो है उस सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है। और इस टोटल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोसेस को ही बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों टर्म जो है आ जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। वही ट्रांसलेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आप बोल सकते हो। लेकिन बेटा
यहाँ पे mRNA ये कैसे बनाया जाता है, इसको जो है हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे पता है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स है, बराबर। और इसीलिए डीएनए को बोला जाता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। और ये जो आपको दिखाई दे रहे ये होते हैं इसके न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए में बेसिक यूनिट हमने क्या बोला था, तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये एक मोनोमर, ऐसे मोनोमर सारे साथ में आए, मतलब बेसिक यूनिट साथ में आए तो क्या बनता है डीएनए। और इन्हीं में जो है इंफॉर्मेशन जो है छुपी होती है कि किस तरह का प्रोटीन बनना चाहिए, मतलब उस सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसाइड करने वाली इंफॉर्मेशन किस में छुपी होती है, तो इस डीएनए में छुपी होती है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। अभी इस इंफॉर्मेशन को आगे भेजा कैसे जाता है, मतलब ये एमआरएनए कैसे बना जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है साइटोप्लाज्म से लाए जाते हैं और यहाँ पे इस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ये ऐड किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है इस तरह से एमआरएनए यहाँ पे बन गया, लेकिन ये बनता कैसे है, तो इस डीएनए में 2 स्ट्रैंड जो है, इसमें से एक स्ट्रैंड के ऊपर से इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है, बराबर। जैसे यहाँ पे डीएनए की एक स्ट्रैंड को यूज किया गया, और एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो इसके जो है कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे सपोज ए है और ए ऑलवेज बेस पेयर विथ, हमने बोला था थायमिन के साथ, इसका मतलब एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन, इसका मतलब आत्माराम तुकाराम, बराबर। अभी यहाँ पे जी है तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कौन सा ऐड होना चाहिए, तो साइटोसाइन। यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे एडेनाइन, यहाँ पे अगर सी है तो गोनाइन। और ये हमने क्या देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, और इस तरह से डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी किया जा रहा है, मतलब क्या बनाया जा रहा है, तो आपका एमआरएनए बना जा रहा है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि एमआरएनए जो है वो कैसे बनता है। ओके बेटा, तो आपके बुक में ये पूरे पॉइंट जो है दिए गए हैं। वहां पे लिखा है कि एमआरएनए जो प्रोड्यूस होता है, इट इज एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए। इसका मतलब डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसी के हिसाब से एमआरएनए बनाया जाता है, बराबर। और मैंने अभी बताया आपको कि ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इट इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। इसका मतलब इस डीएनए की में जो 2 स्ट्रैंड है उसमें से एक स्ट्रैंड को यूज किया जाता है। और एमआरएनए में जो सीक्वेंस होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब पूरक होता है टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। मतलब अगर यहाँ पे ए है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला बेस पेयर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, नाइट्रोजन बेस थायमिन होता है। अगर यहाँ पे जी है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला नाइट्रोजन बेस कौन है, तो सी है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जो यहाँ पे एमआरएनए बनाया जाता है, बराबर। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, तो ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद अभी एक बार ये एमआरएनए बन गया जिसमें ये पूरे आपको दिखाई दे रहे ये न्यूक्लियोटाइड्स है। लेकिन बेटा ये जो आपको मैंने यहाँ पे रेड फॉर्म में जो ये स्क्वायर बनाया तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये 3 न्यूक्लियोटाइड से जो है क्या बनता है, एक कोडॉन बनता है जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो है ये ट्रिपलेट कोडॉन ये कोड करता है किसी अमीनो एसिड के लिए। इसका मतलब इस कोड में या इस ट्रिपलेट कोडॉन में इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह का अमीनो एसिड बनना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप तो यहाँ पे लिखा है कि ईच कोड कंसिस्ट ऑफ, जैसे ये एक 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड है जिसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, बराबर। और इसमें
इंफॉर्मेशन होती है। इट मीन्स इट कंटेन्स और इट कोड्स फॉर द वन काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। और एमआरएनए में अगर देखा जाए तो इसका काम क्या होता है, मैंने बोला आपको कि डीएनए से ये क्या लाता है, कोडेड फॉर्म में मैसेज लाता है। सो यहाँ पे लिखा है कि एमआरएनए इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। और हमने क्या बताया कि एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन है कोड के फॉर्म में, और वो किसके लिए होती है कि अमाइनो एसिड कौन सा जो है वहां पे आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया बेटा। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि एक एमआरएनए में जो है थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ईच एमआरएनए इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। और अभी इस एमआरएनए में जो कोडॉन है उसके हिसाब से अमाइनो एसिड को यहाँ पे क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। सो एज पर द मैसेज ऑन mRNA, अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि tRNA का काम क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड को कैरी करता है, लाता है किसके हिसाब से, तो mRNA में किस तरह का कोडॉन है उसके हिसाब से ये tRNA क्या करता है, तो अमाइनो एसिड लाता है, बराबर। तो जैसे कि mRNA को ही कोडॉन स्ट्रैंड बोला जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो एमआरएनए क्या है, तो एक कोडॉन स्ट्रैंड है। क्यों बोला जाता है कोडॉन स्ट्रैंड, क्योंकि बेटा इसमें कोडॉन मतलब इंफॉर्मेशन होती है कि ये कोडॉन किस अमाइनो एसिड के लिए होता है, मतलब कौन सा अमाइनो एसिड वहां पे ऐड होना चाहिए। और इसको कैरी करने का काम मैंने बताया कौन करता है, सो टीआरएनए का काम, इट कैरीज अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड किस हिसाब से लाता है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द कोडॉन प्रेजेंट ऑन द mRNA। और ये जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एंटीकोडॉन लिखा है। और ये एंटीकोडॉन क्यों लिखा है कि mRNA के ऊपर जो कोडॉन है उसी के बेसिस पर उसके अपोजिट, या आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोल सकते हो, तो वो जो है टीआरएनए के ऊपर होता है, जिसे हम एंटीकोडॉन बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे AAC आपको दिखाई दे रहा है तो ये कोडॉन है, तो उसका एंटीकोडॉन क्या होगा आपको पता है, A always pair with T, बराबर। A always pair with T, C always pair with G। इसका मतलब ये टीआरएनए यहाँ पे बेस पेयरिंग कर सकता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसके हिसाब से टीआरएनए जो है अमीनो एसिड ला रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए दिया कि आपको समझना चाहिए कि हाउ टीआरएनए पेयर्स विद द एमआरएनए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईच टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए हैज एंटीकोडॉन, और इसके ऊपर एंटीकोडॉन है, इसीलिए ये जो है इस mRNA मतलब इस कोडॉन स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकता है। और इस तरह से जो है अमीनो एसिड अगर साथ में आ गए, क्योंकि ये टीआरएनए ऐसे ऐड होते रहते हैं, बराबर बेटा। तो ऐसे अमीनो एसिड अगर साथ में आ जाएंगे तो ही तो प्रोटीन बनेगा, क्योंकि प्रोटीन जो बनता है वो अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है। तो कैसे वो भी देख लेते हैं। तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA and this process is called translation। तो कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक राइबोसोम मैंने आपको जो है यहाँ पे दिखा दिया, ये राइबोसोम है बेटा, ठीक है। अब ये tRNA क्या करेंगे, इस कोडॉन यहाँ पे जो दिया है उसके हिसाब से टीआरएनए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे टीआरएनए ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस एमआरएनए में ये कोडॉन है, मतलब कोड है, और ये जो कोडॉन है इसके हिसाब से टीआरएनए यहाँ पे क्या होगा, पेयर होगा। जैसे ये इसके एंटी कोडॉन है, बराबर। तो ये बेटा इस तरह से अमीनो एसिड अगर साथ में आ जाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन। तो यहाँ पे इसे लिखा है कि द अमीनो एसिड brought in by tRNA are bonded together by peptide bond with the help of ribosomal RNA। इसका मतलब यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्यों, क्योंकि मैंने जिसे बताया कि सपोज ये अमीनो एसिड एक आया, उसके बाद दूसरा एक अमीनो एसिड टीआरएनए लाया,
और एक ऐसी अमीनो एसिड वो टीआरएनए उस एमआरएनए के कोडॉन के हिसाब से ला रहा है। तो बेटा यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, और प्रोटीन जो बनता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड से बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये टीआरएनए ने अमीनो एसिड लाया और यहाँ पे लाएगा तो ऐसे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, और ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आके ही तो प्रोटीन बनता है। तो आगे के स्लाइड में मैंने आपको अच्छी तरह से जो है दिखा दिया है, देख लो आप यहाँ पे। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे भी इस स्लाइड में भी आप देख सकते हो। तो जैसे ये आपको डिफरेंट कलर में जो दिखाई दे रहा है, तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, तो ये पहला अमाइनो एसिड टीआरएनए लाया, फिर उसके बाद दूसरा लाया, तीसरा लाया, चौथा लाया, पांचवा लाया। तो ये पूरे अमाइनो एसिड साथ में आ रहे, लेकिन ये इनमें बॉन्डिंग जो होती है, ये बॉन्डिंग कौन सी होती है, तो वो होती है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड, आपको याद रखना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आपको पूछा जाता है कि दो अमीनो एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद देखो कि एक टर्म मैंने आपको बोला था ट्रांसलोकेशन, तो वो क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है, तो उसमें होता क्या है कि ये राइबोसोम जो है वो क्या करता है, वो मूवमेंट करता है। मतलब देखा जाए तो इट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अनदर एंड। ठीक है, एंड डिस्टेंस वो जो कवर करता है वो ट्रिपलेट फॉर्म में कवर करता है। ये तो पूरे आपको ट्रिपलेट दिखाई दे रहे हैं। और मैंने बोला था कि 3 न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, एक कोडॉन बनता है जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। और ये ट्रिपलेट कोडॉन किसको कोड करता है, तो अमीनो एसिड को, मतलब किस तरह का अमीनो एसिड यहाँ पे आना चाहिए, ये डिसाइड करता है ये कोडॉन, बराबर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये राइबोसोम, आपने देखा कि ये क्या कर रहा था, यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, एक एंड से एमआरए के एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ट्रांसलोकेशन। और ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो इट इज बाय अबाउट 1 ट्रिपलेट कोडॉन। मतलब ट्रांसलोकेशन यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि राइबोसोम की मूवमेंट को जो एमआरएनए के ऊपर होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। अभी जैसे आपने देखा कि अमीनो एसिड जो है पूरे साथ में आ गए, तो इस तरह से जो है एक चेन बन गई, और इसको पेप्टाइड चेन भी बोला जाता है। तो ऐसे ही अमीनो एसिड लाए जाते हैं उस एमआरएनए के ऊपर, और ये लाने का काम कौन करता है, तो टीआरएनए। और ऐसे जो है पूरे पेप्टाइड चेन बनने लगता है। और ये पूरे पेप्टाइड चेन जब साथ में आते हैं तो बनता है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखा है कि सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और ये ही प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर और फंक्शन उस सेल को जो है इंपॉर्टेंट जो होता है उसको वो कंट्रोल करता है। इट मीन्स दिस प्रोटीन कंट्रोल the various function in the body of living organism and even their appearance। और आपके बुक में ये जो है डायग्राम दी है आपको समझाने के लिए कि कैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। तो ये आपके बुक में ये जो दिया है ये होता है mRNA, जिसको हम कोडॉन स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो आपको 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है तो उसे हमने क्या बोला, कोडॉन, जिसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, और इस कोडॉन में इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह का अमीनो एसिड आना चाहिए और कौन लाना चाहिए, तो ये टीआरएनए का काम है। इस ये टीआरएनए का काम क्या होता है कि ये कोडॉन के हिसाब से अमीनो एसिड को कैरी करता है, और उसके बाद ये कोडॉन और टीआरएनए के ऊपर जो एंटी कोडॉन है ये पेयरिंग करता है, और ये अमीनो एसिड्स जो है ये पूरे साथ में आके इनमें बॉन्डिंग होती है। इनमें बॉन्ड जो बनता है उसे हमने क्या बोला, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और राइबोसोम के मूवमेंट को फ्रॉम वन एंड टू अदर, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। तो आपने यहाँ पे कौन कौन से टर्म पढ़े कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो सिंथेसिस ऑफ
mRNA फ्रॉम DNA। इसका मतलब मैसेज जो बन रहा है डीएनए से, उस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। और उस आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, उस प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसलेशन। और ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ओवर एमआरएनए। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। अभी यहाँ पे इस कोडॉन के ऊपर, इस ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है इस साइंटिस्ट का था, जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि एक साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन के थे। और इन्होंने जो है इस ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर काफी अच्छा काम किया, और इनके साथ इनके कलीग भी थे। और इसीलिए इनके इस बेस्ट वर्क को जो है लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज जो है दिया गया इन 1968 में। और ये दो अदर साइंटिस्ट के साथ शेयर किया गया। तो आपको पूछा जाता है कि इस ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्कवरी के ऊपर, मतलब इस ट्रिपलेट कोडॉन में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किस साइंटिस्ट का था? तो आपको बोलना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि एक साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, और इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया इन 1968। और ये जो है दो अदर साइंटिस्ट के साथ शेयर किया गया। उसके बाद बेटा आपकी बुक में और कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे वहां पे उन्होंने आपको इनहेरिटेंस तो नहीं बोला है, लेकिन वो जो पॉइंट्स दिए उसका मतलब इनहेरिटेंस ही होता है। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स से बच्चे आ रहे हैं, बराबर। इसका मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को तो हमने बोला था इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स, इट इज ड्यू टू जीन्स ओनली। इसका मतलब टाइगर से जो है टाइगर ही बनेगा, तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसके जीन में ये इंफॉर्मेशन छुपी है कि जो तुझे जो बनाना है वो टाइगर ही बनाना है। टाइगर तो जिराफ नहीं बना सकता है, मतलब जिराफ से ना टाइगर आ सकता है, जिराफ से तो जिराफ ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि उस जीन्स की वजह से ही ये सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर पा रहे हैं, और उसी तरह का स्ट्रक्चर और फंक्शन वो परफॉर्म करवा रहे हैं। तो इसका मतलब इस जीन में ही, हमने बोला था डीएनए इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब डीएनए में ही पूरी इंफॉर्मेशन है कि किस तरह का जो है ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें कैरेक्टर डेवलप होनी चाहिए। और ये जो है कैरेक्टर ट्रांसफर किए जाते हैं किसके थ्रू? तो हमने बोला था जीन्स के थ्रू। और ये विदाउट एनी चेंजेस किसी केसेस में जो है पास किए जाते हैं, बराबर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि लॉयन से लॉयन ही बना, जिराफ से जिराफ ही बना, और टाइगर से टाइगर ही बना, बराबर। तो इसका मतलब पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जैसे कि वैसे ट्रांसफर नहीं की जाती है, थोड़े वेरिएशंस आते हैं। तो वो वेरिएशंस क्या होता है उसको भी जानते हैं। तो बेटा वो जो वेरिएशन होता है उसको बोला जाता है म्यूटेशन। इसका मतलब कुछ केस में क्या होता है कि पेरेंट्स से जब जीन ट्रांसफर किए जाता है, तो उस जीन में कहीं ना कहीं पे थोड़े चेंजेस आते हैं, और उस सडन चेंजेस को ही बोला जाता है म्यूटेशन। और ये चेंजेस कैसे होते हैं उसको समझना, तो ये डायग्राम को देख लेते हैं। तो बेटा ये जो है उस पेरेंट के पास जीन की ये सीक्वेंस है, ठीक है। और जब ये नेक्स्ट जनरेशन को भेज रहे हैं, तो उस केस में अगर ये सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे TGC आपको दिख रहा है, मतलब थायमिन गुआनिन साइटोसिन, और ये जो है यहाँ पे सपोज या तो रिप्लेसमेंट हो गया, मतलब T के जगह पे G आया, G की जगह पे A आया, या C की जगह पे T आया, तो मुझे बताओ अभी इंफॉर्मेशन सही से आगे जा रही है क्या? तो नहीं, चेंजेस हो रहे हैं। और इसी चेंजेस को हमने क्या बोला? तो म्यूटेशन, बराबर। तो हो सकता है कि कैरेक्टर या तो बहुत ज्यादा चेंज हो सकते हैं, या तो थोड़े हो सकते हैं। तो अगर थोड़े चेंजेस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बराबर। हाँ, लेकिन
ये चेंजेस अगर ज्यादा होते हैं, मतलब अगर आप ये कंसिडर करने लायक होते हैं, तो उस केस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये हो सकता है। इसका मतलब अभी क्या हो रहा है कि वो जो डीएनए का ऑर्डर था, वो सीक्वेंस जो था, वो कहीं ना कहीं पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। वो सीक्वेंस बदल गया है, या तो डिलीट हुआ होगा या तो उसके जगह पे कोई और रिप्लेस हुआ होगा। तो उससे इंफॉर्मेशन जो है वो आगे अच्छी तरह से ट्रांसफर नहीं होती है, और उसी को हमने क्या बोला था, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसी को हमने हेरिडेटरी डिसऑर्डर बोल के पढ़ा था। और मैंने आपको प्रोजेरिया, मैंने आपको डाउन सिंड्रोम, इसके सारे एग्जांपल दिए थे। तो बेटा ये क्यों होता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, जो कि कंसिडरेबल अमाउंट में होता है। तो उस केस में ये डिसीजेस जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो उसको समझना है तो एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो वह है सिकल सेल एनीमिया का। तो होता क्या है सिकल सेल एनीमिया? तो जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी में आरबीसी होते हैं, और आरबीसी का काम क्या होता है कि वो जो है ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और नॉर्मल पर्सन के केस में आरबीसी का शेप जो होता है वो राउंडेड होता है। और ये राउंडेड बनने के पीछे रीजन सिंपल सा है बेटा, कि इंफॉर्मेशन उस तरह की होगी। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर जीन में कुछ चेंजेस आ गए, इसका मतलब वो सीक्वेंस चेंज हो गया, वो जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि अभी जीन में डिफेक्ट आने की वजह से आरबीसी का शेप चेंज होता है, कुछ इस तरह से बन जाता है, जैसे आप हाफ मून देखते हो उसी की तरह। और ये जो शेप होता है इसको बोला जाता है सिकल शेप। और इससे एक जेनेटिक डिसऑर्डर, जो डिसीज जनरेट होता है, उसे बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। और ये सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। इट इज इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। और इसमें आरबीसी जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होते हैं। इसका मतलब दे आर नॉट इफिशिएंट टू कैरी ऑक्सीजन। तो उससे कॉम्प्लिकेशन जो है उस पर्टिकुलर पर्सन में आ सकता है, जिनमें ये सिकल सेल एनीमिया दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, या आप इसे बोल सकते हो इट इज एन इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, जिसमें आरबीसी इफिशिएंटली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो वैसे नॉर्मल पर्सन में अगर देखा जाए तो ये डीएनए के सीक्वेंस कुछ इस तरह से होते हैं। वही अगर सिकल सेल एनीमिया के पर्सन में, मतलब सिकल सेल अगर कोई पर्सन है और उसके सेल अगर आप चेक करोगे, उसमें उसके सेल से डीएनए निकालोगे, तो यहाँ पे जो आपको नॉर्मल सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, जैसे GAG, तो वही उनमें अगर देखा जाए तो एक ही जगह पे यहाँ पे रिप्लेस होता है T। और यही तो रीजन है कि यहाँ पे जो सडन चेंजेस आ गए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। और इसी वजह से प्रोटीन जो नॉर्मल बनना चाहिए था, जैसे नॉर्मल पर्सन में आपने देखा कि एक नॉर्मल प्रोटीन बन रहा है, वही सिकल सेल एनीमिया के केस में जीन में रिप्लेसमेंट आ गया, मतलब उस एक न्यूक्लियोटाइड में रिप्लेसमेंट आ गया। तो प्रोटीन कैसा बन गया, नॉर्मल नहीं बन रहा है, वो बन रहा है म्यूटेंट प्रोटीन, जिसी से ही जो है उस पर्सन में सिकल सेल एनीमिया डेवलप होता है। तो यही तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सीक्वेंस। अब जीन के सीक्वेंस में थोड़ा भी चेंज आ गया तो प्रोटीन में क्या होता है, चेंजेस आता है। और यहाँ पे इसीलिए आरबीसी जो है प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है।